आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर रामा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल भारी बवाल हो गया। आरोप है कि इलाज ठीक नहीं होने की शिकायत पर पहुंची पुलिस से अस्पताल के डायरेक्टर ने बदसलूकी की और इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। और आरोप साथ में यह भी है कि अस्पताल के डायरेक्टर ने किसी को फोन लगाया और उसके बाद न सिर्फ अस्पताल से पुलिस बल को लौटना पड़ा, एसपी और एएसपी का भी रातों रात ट्रांसफर हो गया। बड़ी खबर हापुड़ से। यह बड़ी खबर, हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा हटाए गए। फोन लगाए जाने के बाद अस्पताल के डायरेक्टर के द्वारा यह कहा जा रहा है एसपी और एएसपी का रातों रात ट्रांसफर हो गया। डायरेक्टर ने किसी को फोन लगाया, उसके बाद यह ट्रांसफर हुए रातों रात। पुलिस बल अस्पताल में पहुंचा, उसको भी वहां से हटना पड़ा। उसके पहले घटना यह हुई कि इलाज ठीक न होने की शिकायत पर पुलिस पहुंची। वहां पर डायरेक्टर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। आरोप है कि अस्पताल के डायरेक्टर ने फिर किसी को फोन लगाया और उसके बाद न सिर्फ अस्पताल से पुलिस बल को वापस लौटना पड़ा, बल्कि हापुड़ के एसपी और एएसपी का भी रातों रात ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हमने पूरा घटनाक्रम लिखा हुआ है। एसपी और एएसपी को जिले से हटा दिया गया, रातों रात इनका ट्रांसफर कर दिया गया। आप देख लीजिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। पुलिस बल पहुंचा वहां पर और उसको वापस लौटना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। मरीज के रिश्तेदारों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस के साथ अस्पताल में बदसलूकी हुई है। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई। बार बार इलाज की समरी रिपोर्ट मांगने के बाद भी अस्पताल का प्रशासन उन्हें रिपोर्ट नहीं दे रहा था। यह बताया गया है, मरीज के रिश्तेदारों का यह कहना है कि अस्पताल में इलाज के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी। जब समरी रिपोर्ट मांगी गई, उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दी। पुलिस बल जब वहां पर पहुंचा तो पुलिस बल के साथ भी बदसलूकी हुई। इस बात की पुष्टि की है मरीज के रिश्तेदारों ने। और आप देखिए, पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उसको वापस लौटना पड़ा। डायरेक्टर ने इस अस्पताल के किसी को फोन किया, पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। और देखिए, ये आर्म पुलिस थी। पुलिस बल के जवान हेलमेट पहने थे सुरक्षा के लिए, हाथों में लाठियां थी। पुलिस बल वहां पर पहुंचा था, लेकिन उसको वापस लौटना पड़ा। रिश्तेदार मरीज के इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पुलिस के साथ अस्पताल में बदसलूकी हुई है। चौंकाने वाला और हैरान करने वाला सारा मामला हापुड़ का मामला है। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के बाद महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। बार बार इलाज की समरी रिपोर्ट मांगने के बाद भी अस्पताल का प्रशासन उन्हें रिपोर्ट नहीं दे रहा था। पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन पुलिस बल को वापस लौटना पड़ गया। मालूम किया कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो उन्होंने बताया कि इनका यहाँ का इंचार्ज ये है। पूछा कि जुबैदा पेशेंट आपके पास है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है। कि सर क्या दिक्कत है इनको, तो बोला वहाँ का इंचार्ज कि तुम कौन होते हो, क्या कर लोगे तुम। तो सर ने, जो दरोगा है, उन्होंने बोला कि हम कुछ करने नहीं आए, हम इंक्वायरी करने आए बस। तो तुम कौन होते हो इंक्वायरी करने वाले, क्या कर लोगे तुम मेरा, पुलिस क्या है ये चीज़ है। तो उन्होंने पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोला और मुझे ही बोला उल्टा सीधा। उसके बाद उन्होंने बोला अपने गार्ड, होम गार्ड जो होते हैं उनके सिक्योरिटी, तो उन्होंने बोला कि इनको निकालो और पुलिस वालों को कि इनको निकाल के बाहर धक्का दो। 2 बार ये बात बोली, पुलिस वालों को धक्का दिया, फिर मुझे भी बाहर निकाल के फेंक दिया। 25 जून से यहाँ पर ये एडमिट है। अभी हम जो लेकर आए थे, रीज़न ये था कि इनका नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर हड्डी वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारा मामला नहीं है, ये आपको न्यूरो के वो देखेंगे, ये स्पाइन के अंदर जो कुछ है ट्यूमर है। तो इन्होंने उसको कहते हुए हमसे परमिशन लेके ऑपरेट कर दिया। अब जिस दिन से ऑपरेट करा है, आज तकरीबन 15 दिन हो, 20-21 दिन हो चुके हैं, अभी तक ब्लडिंग नहीं रुक रही है। और जब ब्लडिंग नहीं रुक रही है तो हमने लास्ट जो फ्राइडे गया है उसमें इनसे केस समरी डिटेल मांगी थी, केस समरी की पूरी। ये मेरा फंडामेंटल राइट है पूरा, केस समरी मांगना हर एक मरीज का, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में, क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना होता है हमें किसी अदर डॉक्टर से, तो उसे पूरी की पूरी समरी दी जाती है, हाथ में उसको आसान होता है समझना। ये मना कर रहे थे और ये कह रहे थे आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा के ले जाइए, हम जो है नहीं। इसका मतलब इन्होंने केस बिगाड़ा हुआ है। तो मरीज के रिश्तेदार की बात आपने सुनी। हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हापुड़ के रामा अस्पताल से जहां का मामला है, अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। हापुड़ के एसपी कार्यालय से वरुण चौहान
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए, क्षमा करिए। डीजीपी ऑफिस से संजय त्रिपाठी हमारे साथ कनेक्ट है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर से अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के घर से वीरेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जहां पर घटना हुई हापुड़ के रामा अस्पताल चलते हैं। अहमद बिलाल वहां से हमारे साथ कनेक्ट है। अहमद, पूरी बात मैंने दर्शकों को बताई है। अभी इस वक्त अस्पताल में क्या कहा जा रहा है, अस्पताल प्रशासन की ओर से, अस्पताल के डायरेक्टर की ओर से, और वहां पर क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस पूरे मामले में है, एक तो एएसपी और एसपी को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, जो मेजर रिटायर्ड जनरल आलूवालिया, सीएस आलूवालिया, जिनसे पुलिस कर्मियों की गर्मा गर्म बहस हुई थी, वो उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपना इस्तीफा जो है वो टेंडर कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है और अब वो इस अस्पताल से में अपनी सेवाएं जो है वो नहीं दे रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो जो पुराने वाले जो एमएस थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत जो की है, जो अभी के करंट जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, हमने उनसे ही बातचीत की और उनका ये कहना है कि देखिए किस तरीके से आनन फानन में ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं कि उन्हें सुबह 9 बजे जो है वो बताया गया फोन पर कि आप जो है वो अब नए इस रामा अस्पताल के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो बनाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने उनसे भी बातचीत की और उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो सारा विवाद है इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था और उन्होंने ये भी माना है कि पुराने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच में गर्मा गर्म बहसा जो है वो हुई थी और उन्होंने ये भी माना है कि पुराने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी आए थे उनके साथ बैठ करके बातचीत को सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ हैंड हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात की है, ये सारा प्रकरण आपने दर्शकों के सामने रखा है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जो बातचीत हुई है एबीपी न्यूज की, वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। दिल्ली से सटे हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि आज ही नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर अनुपम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आज ही आपकी नियुक्ति हुई है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल यही हो कि जो मंगलवार को आपके अस्पताल में घटना हुई, हालांकि उस वक्त आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं थे, लेकिन क्या जानकारी है आपको, किस तरीके से ये पूरा विवाद जो है वो शक्ल में आया? मैं आपको पूरी बैकग्राउंड बताऊं। पेशेंट 27 तारीख को हमारे पास एडमिट हुआ था ऑर्थोपेडिक्स के अंडर, ठीक है। उसके बाद उनका जब जांच हुई तो पता चला कि स्पाइन में ट्यूमर है। पेशेंट 4 महीने से बेड से उठ नहीं सकता, पैर चलते नहीं थे, तो उसकी स्पाइन में एक ट्यूमर था जिस वजह से उसकी जो सारी नसें थी उसमें प्रेशर पड़ रहा था। तो जब 27 तारीख को न्यूरोसर्जन ने देखा उनको, तो उन्होंने बताया कि आपकी सर्जरी होनी है। तो 1 तारीख को उनकी सर्जरी हुई। 1 तारीख को उसकी सर्जरी हुई, पेशेंट को वार्ड भेज दिया गया, सॉरी आईसीयू में रखा गया। 2-3 दिन इनकी ब्लीडिंग चलती रही। उस वजह से इनका हीमोग्लोबिन गिर गया। उस टाइम इनको बताया गया कि आपको ब्लड अरेंज करना है, बट ये ब्लड नहीं अरेंज कर पाए। फिर भी हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से 2 बॉटल ब्लड दिया है और 4 बॉटल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इनको ट्रांसफ्यूज करा है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसलिए ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट हो सके। तो ये हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से पूरा दिया है। फिर इनको समझाया गया था कि हमें री एक्सप्लोर करना है वो एरिया कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, देखने को कि ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। इन्होंने परमिशन नहीं दी और उसके बाद इनको फिर समझाया गया कि आप बेटर यही रहेगा। प्लस इनकी प्रॉब्लम ये थी, इनकी कोई नस नहीं मिल रही थी, इस वजह से हम कोई फ्लूइड आईवी देना बहुत मुश्किल था। पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालनी थी और पेशेंट ने मना कर दिया। ऐसे में क्या डॉक्टर साहब आपको ये लगता है कि अगर कोई केस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो मरीज आपके पास आ रहा है या इन जनरल कोई भी मरीज हो, तो उसके पास सेकंड ओपिनियन लेने का, किसी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेने का अधिकार होता है कि नहीं होता? उसके पास अधिकार होता है, वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, वो अधिकार वो लेना चाहता है सेकंड ओपिनियन के नहीं। सबसे पहले तो उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा, वो भी स्पाइन करते हैं, उन्होंने एडवाइस करा कि सर्जरी होनी है। उसके बाद उन्होंने न्यूरो सर्जन को रेफर करा, न्यूरो सर्जन ने देखा है। तो हॉस्पिटल के ही 2 भागों में देखा है, ठीक है। आपने ही अपने मुंह से कहा भी ये बात कि हर पेशेंट को ये अधिकार होता है और तीमारदार को कि वो सेकेंड ओपिनियन ले सके। पीड़ित पक्ष का तो यही कहना है ना कि हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हमें केस समरी चाहिए थी, लेकिन वो केस समरी अस्पताल की ओर से नहीं दी जा रही। वो नहीं, ये सर्जरी के बाद में इनको बताया गया कि इनको हायर सेंटर लेकर जाना है क्योंकि ब्लीडिंग रुक नहीं रही इनकी।
ठीक है, आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो नए अपॉइंट हुए उनकी बात सुन ली है। हापुड़ के एसपी ऑफिस चलते हैं। वरुण जैन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, रातों रात एसपी और एएसपी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, तो वहां कार्यालय पर क्या चर्चा है? क्या नए एसपी ने ज्वाइन कर लिया है वहां पर? देखिए, जैसे नए एमएस ने अस्पताल के अंदर ज्वाइन कर लिया है, कुछ उसी तरीके से हापुड़ के जो नए एसपी है ज्ञानंजय सिंह, उन्होंने भी अपने ऑफिस को संभाल लिया है। लेकिन यहाँ पर चर्चा इसी बात पर है कि आखिरकार जो पुराने एसपी थे अभिषेक वर्मा और जो एएसपी थे राजकुमार, उनका क्या दोष था? आखिरकार उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि देखिए, ये बात साफ है कि अस्पताल में एक मरीज भर्ती है और उसके परिवार वाले सेकेंड ओपिनियन के लिए केस समरी चाहते हैं। केस समरी नहीं मिल रही थी तो पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल हुआ। अगर पुलिस को कंट्रोल रूम पर कोई कॉल मिलेगी तो जो आसपास जो चर्चा है वो यही बात कह रहे हैं कि पुलिस को उस मौके पर पहुंचना पड़ेगा और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस वहां पर पहुंची, उनके साथ मिसहैंडलिंग हुई, बदतमीजी हुई और उसके बाद आला अधिकारी पहुंचे। अगर आला अधिकारी पहुंचे तो ऐसा क्या वहां पर घटनाक्रम हुआ कि रातों रात मेरठ में बैठे आला अधिकारियों को एसपी और एएसपी जैसे रैंक पर बैठे अधिकारियों को हटाना पड़ा? कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है वो विभाग का इसमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। जांच जरूर होनी चाहिए कि पूरा घटनाक्रम क्या था, ऐसे क्या हालात बने कि एसपी और एएसपी को हटाना पड़ा। तो फिलहाल अभी जब हमने नए एसपी से भी बात करने की कोशिश की तो जवाब यही मिला कि डीएम के साथ मीटिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो जरूर गिरा है। मनोबल वाली बात है, बेशक है, और ये सारा घटनाक्रम अपने आप में कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। डीजीपी दफ्तर चलते हैं। संजय त्रिपाठी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जो बात वरुण कह रहे हैं वो सबके जहन में है। वहां सबसे बड़ा जो कार्यालय है डीजीपी ऑफिस पुलिस का, वहां पर क्या चर्चा हो रही है इस विषय को लेकर? देखिए, ये पूरे घटनाक्रम में अगर आप राजेंद्र ध्यान से देखें तो सबसे पहली गलती तो अस्पताल की है। अस्पताल को मरीज जो है उसकी रिपोर्ट जो मांगी जा रही थी उसको देनी चाहिए थी, उसने नहीं दी। उसने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस आई तो पुलिस से अभद्रता की गई। ये निश्चित रूप से उचित नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से पूरा फौज फाटा अस्पताल के भीतर पहुंचा है, क्या उसकी आवश्यकता थी अस्पताल में जाने की? सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी एक अस्पताल परिसर में घूम रहे हैं इधर से उधर। आप सोचिए बाकी के पेशेंट्स के मनोबल की स्थिति क्या हो गई होगी। जहां तक बात है अभिषेक वर्मा एसपी हापुड़ की, पहले भी उनके साथ में विवाद जुड़ा है। जब हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद में उन्होंने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था, तो आपने देखा था किस तरह से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल हुई थी। काफ़ी दिन तक ये हड़ताल चली थी, काफ़ी बवाल हुए थे अलग अलग जगहों पर, कचहरियों में। तो निर्णय की समस्या है। एसपी ने ये निर्णय कैसे लिया कि इतने सारे पुलिसकर्मी सैकड़ों की संख्या में अस्पताल परिसर के भीतर घुस गए, जैसे कि वहाँ बहुत बड़ी घटना कोई हो गई। पुलिस के साथ अभद्रता की गई है, उसके लिए तमाम प्रावधान हैं, तमाम कानूनी कार्रवाई के लिए व्यवस्था बनी हुई है। उस पर जाना चाहिए था, बजाय इसके कि पुलिस को जा करके वहाँ अपना बल प्रदर्शन करना चाहिए था। तो पहली गलती अस्पताल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों की भी ये गलती थी। पूरे मामले की जांच जो है वो आईजी जोन को दी गई है और शासन इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद हो सकता है और भी कुछ कार्रवाइयां हो। राजेंद्र, ठीक है संजय, आप कह रहे हैं शासन इस मामले को लेकर गंभीर है, तो शासन के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट है। अभिषेक, का शासन इस मामले को लेकर गंभीर है, क्या चर्चा डिप्टी सीएम के आवास पर भी इस प्रकरण को लेकर हो रही है? देखिए, इस प्रकरण की चर्चा यूपी में हर जगह हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में हो रही है, नौकरशाही में हो रही है और आम जनता के बीच में भी हो रही है। अभिषेक, ये जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर वहां से इस पर मैं बात करेंगे। एक बड़ी खबर दर्शकों को देनी है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। अस्पताल पर कार्रवाई करेगी यूपी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। मामले की जांच और कार्रवाई होगी, जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं और वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके आवाज से ही हमारे साथ कनेक्ट है। वीरेश, विस्तार से बताएं क्या बयान दिया है उप मुख्यमंत्री महोदय ने, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने? देखिए, जो पाठक जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो इस वक्त अपने घर पर तो मौजूद नहीं है। सवेरे रायबरेली के रास्ते वो फतेहपुर और फतेहपुर के जरिए वो महोबा जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए एबीपी न्यूज़ से कहा है कि इस पूरे मामले का हमने संज्ञान लिया है और संज्ञान लिया भी है और कार्रवाई भी करूंगा
और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। हमने अपने उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया है, अपने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले को देखें और खुद इस पूरे मामले को मुझे संज्ञान में लाएं। मैं इस वक्त महोबा जा रहा हूं और हालांकि महोबा जाने से पहले बछरावा के सीएचसी का उन्होंने निरीक्षण किया और फतेहपुर के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। महोबा पहुंचेंगे और जैसे ही आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे, प्रमुख सचिव इस पूरे मामले की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को देंगे और इस पूरे मामले में हलचल मची हुई है स्वास्थ्य विभाग में, साथ ही साथ प्रशासन में, और सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर एक चौकी इंचार्ज को हटाने में डिप्टी सीएम, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक सब एक तरीके से हार जाते हैं। ऐसे में एसपी, एडिशनल एसपी का ट्रांसफर रातों रात हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा तो देखने में इस शासन में देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं शासन प्रशासन को लेकर भी, और स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची हुई है क्योंकि डिप्टी सीएम ने, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि शाम तक मुझे इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। एबीपी न्यूज से टेलीफोनिक वार्ता के जरिए ब्रजेश पाठक ने बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं इस बात को कहा है। वीरेश, आप बड़ी महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं कि शाम तक स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब कर ली है। अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर चलते हैं। वहां पर अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं और उनसे बात भी हो रही थी। अभिषेक, आप कह रहे थे कि इस मामले की चर्चा पूरे प्रदेश में है, ब्यूरोक्रेसी में है, और वीरेश ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि कार्रवाई भी अब होने जा रही है, जांच भी होने जा रही है। लेकिन अब इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, ये वीरेश जो कह रहे हैं वो एक सच्चाई है, हकीकत है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल जांच और कार्रवाई होगी। मैं केशव प्रसाद मौर्य घर के बाहर खड़ा हूं, इनकी भी जानकारी में मैटर है। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है और सवाल वही है, देखिए आप ग्राउंड रिपोर्ट हमारी जो वहां से रिपोर्टर बता रहे हैं किस तरह से एक जेन्युइन सी शिकायत थी और जो केस समरी चाहिए होती है उसको लेकर के जो दुर्व्यवहार किया गया पुलिस के साथ में, और उसके बाद वो फोन किसका था, इसकी बड़ी चर्चा है यूपी में। किसका, कौन इतना ताकतवर है जिसके फोन पर रातों रात, और ये फैक्ट जो वीरेश ने बात कही, ये यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं करा सकते। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि एक एसओ जो परेशान कर रहा है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। तो वो ताकतवर कौन है जिसके फोन पर रातों रात ट्रांसफर हो जाता है अभिषेक वर्मा का, और ज्ञानंजय सिंह जो कि थे गाजियाबाद में, उनको वहां पर ला दिया जाता है। रामा मेडिकल कॉलेज की जो जड़ें हैं वो कानपुर से लेकर के हापुड़ तक फैली हुई हैं। अब ये जांच का विषय है और मुझे लग रहा है जो ब्रजेश पाठक ने जिस जांच की बात की उस जांच का दायरे में ये भी बात आएगी। मेरी भी उनसे बात हुई है और उनका ये कहना है कि जांच का दायरा सब पर होगा, न सिर्फ अभद्रता पर होगा, बल्कि अगर अधिकारों का दुरुपयोग किया है मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तो उस पर भी जांच होगी। किसने फोन किया था और फोन में क्या तथ्य रखे गए और क्या वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया, क्या सरकार को मिसलीड किया गया, इस पर भी जांच की जाएगी। और पुलिस महकमे में मैं ऑफ रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, जबरदस्त चर्चा है, मनोबल गिरने की चर्चा है कि इस तरह से एक जेन्युइन कंसर्न पर अगर पुलिस जाएगी और आप उसमें एसपी का ट्रांसफर कर देंगे, नए एसपी को लाके रख देंगे बगैर किसी जांच पड़ताल के, तो इससे पुलिस के मनोबल का क्या होता है। और वो जो कि नहीं हो रहा था, जो वीरेश कह रहे हैं कि एक चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और आप एसपी को रातों रात बदल देते हैं, तो इसकी बहुत चर्चा और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के बाद तस्वीरें क्लियर होंगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। ठीक है अभिषेक, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, सवाल सबके मन में है और इन प्रश्नों के उत्तर का सभी को इंतजार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक का, वीरेश, संजय और अहमद बिलाल, इसके अलावा वरुण जैन इस खबर पर रिपोर्ट करने के लिए। तो इस खबर पर तमाम अपडेट्स हमारे सहयोगियों ने दी। एक्शन में है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। सीएचसी बछरावा में ब्रजेश पाठक ने छापा मारा है और शिकायतों के बाद सीएचसी में छापा मारा गया है उनके द्वारा। डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी चेक की गई है। दवाओं के स्टॉक को भी ब्रजेश पाठक ने खुद देखा है छापा मारकर। तस्वीरें देखिए आप, सीएचसी बछरावा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पे पहुंचे खुद स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उन्होंने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी चेक की, दवाओं का स्टॉक भी देखा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसी बात को लेकर सूत्रों के हवाले से और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी साथ मिलकर लड़ सकते हैं। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में था, वो इस उपचुनाव में भी रहेगा। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं आशीष से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास ये जो बातचीत चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में, उससे जुड़ी
ज्यादा जानकारियां हैं, ज्यादा इनपुट्स हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के जो महासचिव प्रभारी हैं वो प्लस समाजवादी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उन दोनों के बीच इसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है और इस बात की अब तकरीबन प्रबल संभावनाएं मान के चलें कि दोनों मिल करके लड़ेंगे। जो सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है, टॉप सोर्सेज ने, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यूपी बाईपोल्स जो कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में होनी है वहां पर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पहले भी 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भाजपा के पास, 1 आरएलडी और 1 और सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के पास थी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। एक और साथ में बड़ी खबर है कि इसके एवज में, इसके बदले में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे क्रूशियल स्टेट्स में कांग्रेस कुछ सीटें छोड़ने पर विचार कर सकती है। असेंबली, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के बजट सेशन के बाद दोनों ही पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच में मुलाकात होगी। संभव है अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात करें और इसको फॉर्मली शेप दिया जाए। ये बड़ी खबर है ऐसे समय पर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने गुटबाजी से जूझ रही है। इंडिया अलायंस की जो ये क्रूशियल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, इन दोनों ने तय किया है कि जो विधानसभा के बाईपोल्स हैं ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके एवज में सपा को कुछ सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस दे सकती है विधानसभा चुनाव के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी उफान के बाद अब कहर बरपा रही है। गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर जो गांव है वो बाढ़ में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानें डूबी हुई हैं और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, क्योंकि गांव आने जाने वाले रास्ते पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इसी के चलते बच्चों का स्कूल जाने के लिए उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। किसी नाव पर 4 स्कूली बच्चे और किसी पर 5 बच्चे सवार हैं। नाव के सहारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जबरदस्त परेशानी वहां पर। इन स्कूली बच्चों को इस बाढ़ की वजह से, इस पानी भरने की वजह से स्कूल जाने के लिए स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को देखिए आप कैसे नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी भरा हुआ है, पानी का प्रहार है, जिंदगी लाचार दिखाई दे रही है। घरों में पानी घुसा हुआ है, सड़कों पर पानी है, पानी पानी दिखाई दे रहा है और स्कूल जाने के लिए बच्चे नाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं बाढ़ का पानी भरे होने की वजह से, और स्कूल जाने में उन्हें कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, आप देखिए बच्चों की तकलीफ इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ साफ जाहिर है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर गांव में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है और बच्चे स्कूल के बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर गांव में हमारी मौजूदगी है और इस गांव के तकरीबन 100 के आसपास जो घर हैं वो राप्ती नदी के कहर से प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें क्या हैं ये हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे। किस तरह से आप देख पाएंगे, जो मकान है वो डूबे हुए नजर आएंगे, दुकान जो है वो लोगों की डूबी हुई आपको नजर आएगी। हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली यहाँ की तस्वीर है वो मेरे ठीक सामने आप देख पाएंगे। किस तरह से नाव में सवार होकर बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूलों की ओर जा रहे हैं और बच्चे क्योंकि हर ओर इस गांव में पानी ही पानी भरा हुआ है। बेहद ही ख़राब स्थिति में इस गांव की तस्वीर है, क्योंकि राप्ती नदी के कहर के चलते काफ़ी ज़्यादा पानी इस गांव में इकट्ठा हो गया है और जिसके बाद बच्चे कुछ इसी तरह से नाव पर बैठकर अपने स्कूल की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और इनके अगर बात करें तो हर रोज़ जो बाढ़ का खतरा है वो यहाँ पर रहता है और पीठ पर इनके जो स्कूल वाला बैग रहता है और बच्चे क्या ही करें, कितनी चुनौतियों का सामना करें। पहले नाव से गांव को पार करें, फिर यहाँ से अपने स्कूल जाएं, स्कूल से वापस लौटकर फिर यहाँ पर नाव से बैठकर और अपने घरों तक पहुँचें। तो कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर जो है बीते 15 दिनों से लगातार बनी हुई हैं। लोगों के साथ साथ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करके वो स्कूल जा रहे हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है, प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि जब कमोबेश हर साल इसी तरह की स्थितियां इस गांव में हो जाती हैं, राप्ती नदी का कहर अपने चरम पर रहता है और पूरे गांव को अपने लपेटे में लेता है, तो बच्चों के लिए कोई ठोस कदम या बच्चों के भविष्य
को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता कि आखिर जब उन्हें स्कूल की ओर जाना है तो उनके लिए कोई ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे उन्हें इस नाव का सहारा लेकर स्कूल की ओर ना जाना पड़े। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। तो गोरखपुर के बहरामपुर गांव में बाढ़ आने के बाद लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। बच्चे भी नाव से ही स्कूल जा रहे हैं। में राप्ती नदी के कहर के चलते कई गांवों में घरों के अंदर पानी भर गया है और तस्वीरें क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। पैदल चलने वाले रास्ते पर नाव चल रही है, सुबह का समय है, आपको सामने से जो नाव आती दिखाई पड़ेगी उसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो आपको सवार नज़र आएंगे। इसके साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बच्चे एक तरह से बाढ़ से होकर आगे बढ़ रहे हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल जा रहे हैं और बच्चे साफ तौर से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मंजर यहाँ पर गोरखपुर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं और जिसके चलते बच्चों को बात करें तो खासकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। मेरे दाहिनी ओर जो पीले रंग की बिल्डिंग है वो इसी गांव के सरकारी स्कूल की है, वो भी आपको पूरी तरह से जलमग्न नज़र आएगी। तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार की आबादी वाला ये जो गाँव है पूरा, इसमें कई बच्चे सुबह सुबह निकलकर कुछ इसी तरह जो हालात बनते हैं इससे जूझकर लड़कर आगे अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल जा रहे हैं। लेकिन कितनी चुनौतियों का सामना आखिरकार बच्चे करें, क्या क्या करें बच्चे। पीठ पर बैग का बोझ, पहले नाव से इस रास्ते को जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसे पार करें, आगे फिर स्कूल जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें, फिर वापस लौटें, फिर इसी रास्ते से नाव के सहारे अपने घरों में पहुँचें और फिर जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ करें। तो रोज़ बच्चों की दिनचर्या ऐसा लगता है कि नाव के सहारे ही इनकी ज़िंदगी जो है वो अब बेड़ा पार होगी, क्योंकि हर ओर आपको पानी ही पानी लगातार नज़र आएगा। पीठ पर जो है वो पढ़ाई का बोझ लगातार रहता है और इसके साथ साथ जो पानी भरने की वजह से एक तरह से ये भी एक बड़ी चुनौती बन गई है जिसमें बच्चों को अब आगे पढ़ाई करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी बहरामपुर गांव की, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से एक नाव के सहारे कई बच्चे ये जो पूरा रास्ता है इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन जिस तरह की तस्वीरें ये नज़र आती हैं देखकर यहाँ पर, वैसा लगता है कि नेता से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं या प्रशासन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन जैसा कि गांव वाले लगातार ऐसा कह रहे हैं कि बगल से ही यहाँ से राप्ती नदी बहती है, बांध को लेकर कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते हर साल कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ हो जाती हैं और बच्चों को कुछ इसी तरह से नाव का सहारा लेकर स्कूल जाना पड़ता है। हम बच्चों से भी बात कर लेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। बेटा एक मिनट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? ठीक है, तो बच्चों को देरी हो रही है। एक छोटा बच्चा और आ रहा है, उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या भैया किस क्लास में बच्चा पढ़ता है? फर्स्ट में पढ़ता है। तो रोज ऐसे ही पार करा रहे हैं? रोज। अच्छा, तो एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ नाव से। अब क्या किया जाएगा, मजबूरी है उसमें। किया आप लोग इसके लिए अर्जी कोई प्रशासन से? प्रशासन के लोग आते हैं रोज, आप भी लोग आते हैं, प्रशासन के भी लोग आते हैं। देखना चाहिए, इसको थोड़ा ऊंचा करवा देंगे तो खत्म हो जाएगा। गांव में बाढ़ आने के बाद लोगों को क्या तकलीफ है, उनका दर्द क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। दक्षिणी बहरामपुर में गांव में पानी भर गया है और देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से बच्चे जो हैं वो नाव के सहारे जो ये पूरा रास्ता है उसे पार करते हुए आपको नज़र आएंगे। कई बच्चे इसी तरह से अलग अलग नाव में सवार होकर स्कूल जाते हैं और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर से परेशान होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसी तरह की स्थितियाँ बीते 15 दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम सारी दिक्कतों के बीच बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से चलती रहे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो प्रयत्न है वो। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। क्या नाम है आपका? अर्पिता यादव। किस स्कूल में पढ़ती हैं? बीएन पब्लिक स्कूल। अच्छा, आप नाव से आती हैं, डर नहीं लगता? डर लगता है। डर लगता है।
कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। रोज ऐसे आ रही हैं? कितने दिन से ऐसे आ रही हैं? बहुत दिन से। कितने दिन हो गए? 10 दिन। हाँ। अच्छा, बच्चा क्या नाम है आपका? अर्नव यादव। कितनी दिक्कत होती है? डर लगता है आपको? हाँ। अच्छा, डर लगता है नाव से जब आप आते हैं तब डर लगता है? हाँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। सेकंड में। अच्छा, कितने दिन से ऐसे आ रहे हैं आप? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन। क्या नाम है आपका? अंकिता यादव। कितनी दिक्कत हो रही है? डर लगता है आप लोग को? कितनी दूरी से आती है? हम लोग में करीबन बहुत दूर से आते हैं, उधर अंदर में हम लोग घर है, गाँव के सबसे साइड में है। पानी भरा है पूरा? यहाँ। अच्छा, तो डर लगता है आप लोग इतना दूर से? डर तो रहे, पूरा यहाँ पे डूबने का पूरा साइक है ना, पूरा डूब सकते हैं। यहाँ पैर रखेंगे आप भी डूब जाएंगे। कितनी दिक्कत हो रही है? आप जितनी दिक्कत है हम बता नहीं सकते हैं आपको। आपने स्कूल में बोला था गांव में पानी भर गया है? स्कूल में बोल सकते हैं, पर इस गांव से हमारे स्कूल में बस 3-4 बच्चे जाते हैं, स्कूल की छुट्टी तो हो नहीं सकती है। और हम नाम है स्कूल का? बीएन पब्लिक स्कूल। हाँ, बताइए अब क्या आप लोग स्कूल में बोला था तो क्या बोला गया वहाँ पे? हम बोले तो कह रहे तुम छुट्टी ले सकती हो, पर हम लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं। 7th। आप साथ में लेके आए, आप पेरेंट्स हैं, आप बताइए किस तरह की दिक्कत, क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक डर का माहौल रहता है जब नाव से पार कराते हैं। सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, समस्याएं तो अनगिनत हैं। नीचे से जलस्तर बढ़ता है और ऊपर से भी बारिश का डर, फिर जहरीले सांप हैं, क्या हैं, डूबने का डर रहता है। तो हम लोग यहाँ बचपन से रह आए हैं, इसीलिए इसी में घुल मिल गए हैं। हम लोग को मतलब हमको तो नहीं डर लगता है। अब बच्चे हैं, बच्चों का टेंशन लगा रहता है। हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब उधर से रिटर्न बच्चा आ रहा है तो कहीं नाव भर जाए, ज़्यादा लोग हो जाएं तो डूबने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा हम लोग बोल देते हैं भाई थोड़ा बच्चों को देख करके उतारना। समस्याएँ तो बहुत हैं। चलिए बड़ी अपडेट आपको देते हैं। नीट मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक गंभीर मामला है, इसलिए पहले इसी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाखों बच्चों से जुड़ा यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज करीब 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और इनमें एनटीए की ट्रांसफर की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी थी। इसके बाद इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत गंभीर मामला है, लाखों बच्चे से जुड़ा मामला है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ताज़ा अपडेट्स लेकर बिल्कुल तैयार हैं इस मामले से जुड़ी हुई। अंकित, क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब जब मामले की सुनवाई शुरू हुई उससे पहले कुछ और मामलों की भी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने लगभग सभी मामलों में ये कहते हुए तारीख दे दी कि ये एक गंभीर मामला है, लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पहले हमको इस मामले की सुनवाई करनी है। तो इस वजह से जो बाकी मामलों की सुनवाई नीट के मामले से पहले होनी थी, उनमें अधिकतर मामलों में तारीख देते हुए चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। और इस सबके बीच में एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि जो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि एक दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी दायर कर दी गई है, क्योंकि जब पिछली सुनवाई होनी थी इस मामले पर 11 तारीख को, तो उससे पहले सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। 1 हफ्ते की तारीख लग गई थी और आज जब सुनवाई शुरू हुई है तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हां, हमने आपकी वो स्टेटस रिपोर्ट भी देखी है और हमारे जो सहयोगी जज हैं उन्होंने भी वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ ली है। तो अब इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक गंभीर मामला। तो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की इस टिप्पणी से जरूर लग रहा है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है पूरे नीट केस के लिहाज से, क्योंकि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट आज होने वाली जो सुनवाई के बाद में वो सामने रखे, क्योंकि जो याचिकाकर्ता छात्र हैं या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो लगातार रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनटीए सरकार का कहना है रीनीट नहीं होना चाहिए क्योंकि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर नहीं हुई। जी ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको फिलहाल हम बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। विपक्ष ने जो हमले किए हैं, बीजेपी का जवाब उस पर। उसका दुखद उदाहरण है, आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को Z+ सिक्योरिटी थी और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? इसलिए
सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए, इसके उलट हम बताते हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद विजिट प्लस सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। शेर के साथ अपनी बात समाप्त की सुधांशु त्रिवेदी ने, और विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस से कहा कि हिंसा और मौत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात भारत की राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये बात अभी अभी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई पूरे अपोजिशन को और विशेषकर कांग्रेस को।